हेलो एवरीवन, आवर टुडेस टॉपिक इज सेल। आज हम क्लास 9th के चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सेल है। सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दैट्स मीन अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर या उसका कोई भी फंक्शन बिना सेल के परफॉर्म नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब बात आती है कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो कॉर्क सेल्स होती हैं, डेड सेल्स, उनसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। उन्होंने उसी को नाम एक लिटिल रूम कंपार्टमेंट दिया था जिसको हम सेल कहते हैं। उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल सबसे पहले देखी थी पॉन्ड वाटर में। देन उसकी डिफरेंट स्टडी होती गई और अलग अलग पार्ट्स को डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिस्कवर करते गए। जैसे कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, पुरकिंजे ने साइटोप्लाज्म डिस्कवर किया, फिर शेल्डन एंड शेवॉन ने एक सेल थ्योरी दी जिसमें उन्होंने कहा कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद रुडोल्फ विर्चू ने बोला कि उन्होंने सेल थ्योरी में एक पॉइंट ऐड किया कि दैट सेल फॉर्म ऑलवेज अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, हमेशा नई सेल पुरानी सेल से ही बनती है। उसके बाद डिफरेंट स्टडी हुई और उसके सेल की पूरी डिटेल्स, उसके डिफरेंट पार्ट्स के स्ट्रक्चर्स की बहुत डिटेल सब हमारे पास आ गई, जिसको हम इस पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि सेल की शेप एंड साइज। सेल अलग अलग शेप एंड अलग अलग साइज की होती हैं डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। आपके एनसीईआरटी बुक में उसके बहुत सारे डायग्राम्स दिए हुए हैं, डिफरेंट टाइप की सेल्स को शो किया गया है, तो आप उनको देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि डिफरेंट सेल के शेप्स उनके फंक्शन के बेस पर डिपेंड करते हैं। हम ऑर्गेनिज्म को सेल के नंबर के बेस पे टू टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनकी सेल बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी है। सेकेंड टाइप आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनकी बॉडी मोर देन वन सेल से बनी है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास एंड सो ऑन। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं। हम ह्यूमन बींग्स ऑल्सो वी आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारे पास मिलियंस ऑफ सेल से हमारी बॉडी बनी है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ सेल। सेल को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सेल फर्स्ट डिवीजन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रो मीन्स प्रिमिटिव। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल्स होती हैं जिनकी बॉडी अच्छे से डेवलप नहीं है, उनके पास वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलिज नहीं है, उनके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। न्यूक्लियस के जगह पर सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो वो ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी वेल डेवलप्ड है, उनकी स्ट्रक्चर्स में सारे सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियस अच्छे से वेल डेवलप्ड एंड वेल डिफाइंड विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और उसके एग्जाम्पल हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। देन यूकैरियोटिक सेल्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ सेल्स, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। उनकी सेल के स्ट्रक्चर में भी थोड़े डिफरेंसेस है, दैट्स वाई इसकी एक अलग कैटेगरी हमने बना दी है। प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल होती है जो कि एनिमल सेल्स के पास एब्सेंट होती है। प्लांट सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एनिमल सेल्स पे एब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल्स के पास सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट सेल्स के पास नहीं होते। These are some common differences between these different types of cell जो आपको पढ़ने हैं, एज वेल एज इनके स्ट्रक्चर्स को भी एक बार आपको पढ़ लेना है, ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। एक जनरल एक सेल का स्ट्रक्चर कैसा कैसा होता है और किस किस पार्ट से मिलके बना होता है। तो बेसिकली सेल के स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग, देन सेंटर में एक न्यूक्लियस, और उसके बाद एक फ्लूइड पोर्शन है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर अदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें आउटर मोस्ट कवरिंग की, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके स्ट्रक्चर को सिंगर एंड निकोलसन ने अपने फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल में एक्सप्लेन किया था, जिसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, जिसको आप जाकर एक बार देखें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कैन ऑल्सो कम इन योर एग्जाम। फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल के थ्रू उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझाया है। देन उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, इसलिए वो चीजों को अंदर और बाहर मूवमेंट इजीली सेल के अंदर कर सकती है।
और उसके बेसिस पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन का। अगर सेल को हम एक हाई कंसंट्रेटेड हाइपरटोनिक सोल्यूशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, वाटर सेल के अंदर से बाहर आ जाएगा जिससे सेल श्रिंक हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम ऑस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। देन अगर हम सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो बाहर वाटर का कंटेंट ज्यादा है तो वाटर विल गो इनसाइड द सेल, जिसको हम कहेंगे एंडोस्मोसिस, जिसमें क्या होगा, सेल विल स्वेल अप। तो इस केस में पानी अंदर की तरफ चला जाएगा। देन अगर हम सेल को आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे देन देयर इज नो मूवमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ मटेरियल। आइसोटोनिक है, सेम कंसंट्रेशन है, तो ना तो पानी अंदर जाएगा ना ही बाहर आएगा। तो ऑस्मोसिस को समझने के लिए ये सारे स्टेप्स हम करके एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझ सकते हैं। उसके बाद हमने बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है। दैट्स मीन उसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल होता है, वाटर होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं जो सेल के अंदर या सेल के बाहर आते हैं बाय द परमिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है ये दो टाइप का होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एंड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम बात करें पैसिव, तो अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, इट इज डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द मटेरियल। अगर पानी या कोई भी अदर सब्सटेंस की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटर एनवायरनमेंट, तो वो मटेरियल अंदर से बाहर जाएगा। दैट्स मीन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। और अगर वाटर का मूवमेंट होगा तो हम उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूवमेंट होगा। दैट्स मीन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर नहीं जाना है, लोअर कंसंट्रेशन से वापस हायर में ही मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। और इस केस में एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी का यूज होगा, इसलिए हम उसे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का डिफरेंस भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। देन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेल इज सेल वॉल। जो मैंने अभी बताया वो प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट है। तो सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, दैट इज कंप्लीटली इम्परमिएबल, उससे कोई भी मटेरियल अंदर बाहर नहीं जा सकता। ये प्लांट सेल को रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। देन अदर पार्ट्स, नेक्स्ट पार्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड पार्ट है जो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, और उस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं जो हम वन बाय वन अभी स्टडी करेंगे। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट वी कैन स्टडी इन सेंट्रल पार्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर अपना एक न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है एंड न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। उसके बाद सेंटर में न्यूक्लियस के एक न्यूक्लियोलस होता है जिसको हम राइबोसोम फैक्ट्री भी कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल जिसको हम डीएनए या क्रोमोसोम कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर द मेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस जो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है एंड दैट इज प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, लाइजोसोम्स, वैक्यूल्स, सो ऑन। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज ऑफ टू टाइप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं और उसका मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम नहीं होते इसलिए हम उसको स्मूथ कहते हैं और उसका मेन फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस। और ये लिपिड सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस दोनों की हेल्प से सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं उसका सिंथेसिस होने में भी हेल्प होती है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से होता है, प्लस राइबोसोम्स की हेल्प से भी होता है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प करते हैं जिससे वो प्रोटीन
क्योंकि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन्स एंड लिपिड से बने होते हैं, तो वो हेल्प होती है। नेक्स्ट इज गोल्जी एपरेटस, जिसको हम गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं। गोल्जी एपरेटस के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस हुई है वो उनकी मॉडिफिकेशन एंड उनकी पैकेजिंग होती है। उनको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं, फिर उनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में भेजा जाता है। लाइसोसोम्स का सिंथेसिस भी गोल्जी एपरेटस के थ्रू होता है। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग कहते हैं, और लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल के अंदर कोई इन्फेक्शियस कुछ बॉडी आ जाए तो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। देन वैक्यूल्स, वैक्यूल्स आर ऑल्सो ऑर्गेनेल विच इज कवर्ड बाय अ टोनोप्लास्ट एंड इन सेंटर देयर सेल सेप एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इसको हम स्टोर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, स्टोर रूम भी कहते हैं। उसके अंदर काफी सारे कंपोनेंट का स्टोरेज होता है, जो भी प्लांट के या एनिमल सेल के अंदर जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो वैक्यूल एब्जॉर्ब कर लेती है। ऑल्सो ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसको हम साइट फॉर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इसके अंदर एटीपी का सिंथेसिस होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, और ये सेल को सारे पार्ट्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वन इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, क्रोमोप्लास्ट अदर पार्ट्स को कलर देने में हेल्प करता है, एंड ल्यूकोप्लास्ट ये सिर्फ स्टोरेज का काम करता है। ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। These are some common cell organelles that we are studying in this chapter, and these are some main topics that you have to cover in your chapter. So some important question that you can study in this chapter is you have to study the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell, plant cells and animal cell, osmosis and diffusion, and active transportation and passive transportation. Other you can also study meiosis and mitosis. सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है, meiosis and mitosis. माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन होता है, एक सेल से 2 सेल बनती है, ऑल 2 सेल्स आर सेम साइज सेम टाइप ऑफ सेल। एंड मेयोसिस में एक सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। दीज आर हाफ क्रोमोसोम्स, दे हैव हाफ क्रोमोसोम। अगर एक सेल के पास 20 क्रोमोसोम है तो मियोसिस के पास जो 4 सेल बनेंगे उनके पास 10 क्रोमोसोम्स होंगे। So these are some common examples, some common questions that you can study in your chapter. Thank you.